Hello student, myself is Seema Sharma. Today we will read Challenge of National Building, this chapter, 12th class first chapter. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारा कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके सामने कितनी बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने फेस किया, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जब उन्होंने फेस किया तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने किस किस चीज़ को लेकर अपने यहाँ कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए बातचीत, उनके माइंड में जो उनके गोल्स थे उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि उनका गोल, मेन गोल क्या था कि जो हम यहाँ पर जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लाएंगे। और फर्स्ट तो उनका ये था गोल कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेंगे। सेकंड गोल ये था कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो पर्सन्स के लिए यानी कि कॉमन पीपल्स जो हैं उनके लिए वेलफेयर के लिए वर्क करेगी। मेनली किन पर्सन के लिए, जो पुअर हैं, और सेकेंडली जो सोशली डिसएडवांटेज हैं, जिनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब कि वो डेवलप जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। हम लोग उस टाइमिंग पर इंडिपेंडेंट हुए तो उस टाइमिंग पर हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रखा था, सेशन को बुलाया हुआ था, जिसमें उन्होंने एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच का नेम है ट्रस्टी विद डेस्टिनी स्पीच, जिस नेम से स्पीच को जाना जाता है। ये जो है ये सिर्फ एक स्पीच थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है बोर्ड के अंदर कि व्हाट इज दिस ट्रस्टी विद डेस्टिनी, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ये क्या है। तो हमारे पास इसका सिंपल ही एक आंसर होता है कि हमारी जो ये है ये एक जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ एक स्पीच दी थी, अदर और कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइमिंग पर जो है हमारी हिस्ट्रीज़ की जो बुक्स हैं उसके अंदर हमने नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। उसमें देखा कि किस तरीके से जो हमारा कंट्री फ्री हुआ है या फ्रीडम जो ली है उसमें हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने किस किस तरीके की कुर्बानियाँ दी थी। तो उन्होंने वो चेकआउट भी उन्होंने देख भी रखा था कि जो डेमोक्रेसी होने से किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और हमारी जो कंट्री उस टाइमिंग पर 565 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखी थी, तो उनको किस तरह से कैसे इकट्ठा करना, ये हमारे जो लीडर्स थे उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। एक तो इंडिया के अंदर यूनिटी लाना, सेकेंडली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना यानी कि किसको, पॉवर्टी को यानी कि गरीबी को ख़त्म करना, और जो सोशल डिसएडवांटेज थी लोगों के पास उनको किस तरह से ख़त्म किया जाए, जो पुअर लोग हैं उनको मिल रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको इन्होंने क्लियर करना था, जिसको इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है उसको सोल्व करना था। फर्स्ट इनके पास ये था कि ये जो भी है कि जो भी गवर्नमेंट होगी उसका 2 गोल्स थे, ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन, वन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी रहेगी, डेमोक्रेटिक, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन होगा, लोगों को वोट देने का राइट दिया जाएगा, वो जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, उसे ही हम यहाँ पर CM या फिर PM कोई भी पोस्ट जो मिलेगी वो जो कॉमन पीपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग दी जाएगी, यानी कि उस पर्सन को चूज़ करेंगे और वही पर्सन आकर वर्क करेंगे। और फिर इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल पार्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल किन के लिए वर्क करेगी, किन के लिए काम करेगी, जो कि पुअर हैं और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जो कि गरीब हैं और सोशली यानी कि जिनके साथ सोशल जो उनको यानी कि किसी भी तरीके से उनके साथ प्रॉपर वे में वर्क नहीं हो रहा, उनके लिए वर्क करेंगे। नाउ दैट द कंट्री वाज इंडिपेंडेंट द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। फिर आगे क्या करें कि दिस वाज नॉट गोइंग टू बी ईजी, यानी कि जो ये बातें की जा रही हैं ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारी जो कंट्री जब इसका बोर्न हुआ तो उसके सामने जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही ख़राब थी। कैसे ख़राब थी, परहैप्स अदर कंट्री बाय द वाज बोर्न इन सिचुएशन मोर डिफिकल्ट दैन दैट द इंडियन इन 1947 फ्रीडम कम विद द पार्टीशन, यानी कि जो हमें फ्रीडम मिली थी वो किस वजह से, हमारा पार्टीशन होने के बाद हमें मिली थी। एक यानी कि एक तो हमारे मन के अंदर ये बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हाँ हम फ्रीडम हो गए हैं, यानी कि हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं सैरो भी था, गम भी था क्या कि हमारा पार्टीशन हो गया, क्योंकि ये पूरा कंट्री पहले एक ही था। पाकिस्तान जो 1947 पर बना था ना, तो पार्टीशन हुआ था, तो जो हमारे लीडर थे उनके मन में एक दुख भी था और साथ साथ ये खुशी भी थी। ठीक है, अब हम उन 3 चैलेंजेस जो हैं उनके बारे में रीड करेंगे कि वो 3 चैलेंजेस क्या थे। ठीक है, बीच बीच में से आप अपने क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं बेटा, लिखकर आप पूछ भी सकते हैं कि अगर आपके मन के अंदर कोई भी आंसर क्वेश्चन पुटअप आता है तो आप मुझसे आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 चैलेंजेस, सबसे मेन चैलेंजेस क्या था कि शेप टू नेशन,
शेप टू नेशन, यानी कि किस तरीके से जो हमारा कंट्री जो है वो छोटी छोटी उनके अंदर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था। मैंने आपको पहले भी बताया कि 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके अंदर हमारा जो कंट्री है पूरा का पूरा डिवाइड हो रखा था। लेकिन तो वो ये कह रहे थे कि उनको किस तरीके से इकट्ठा लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर तो मोनार्की थी, कई किंगडम थे, राजा थे, और वो लोग नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए। तो वो जो हमारे लीडर थे उनके सामने ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और सेकेंडली यहाँ पर डिवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। डिवर्सिटी यानी कि यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते थे, जिनका स्पोकन अलग था, जिनका कल्चरल यानी कि जो उनकी ड्रेसिंग सेंस है वो अलग थी, जिनका रिलीजियस जो है, रिचुअल्स जो हैं वो सब कुछ अलग थे। उनको किस तरीके से एक किया जाए और पूरे नेशन को किस तरीके से शेप दी जाए, ये इनके सामने यूनिटी यानी कि यूनिटी किस तरीके से यहाँ पर कायम की जाए, एकता कैसे लाई जाए ताकि जो हमारा कंट्री जो है वो हमेशा एक ही रहे। तो इसके साथ साथ इसमें यह भी था कि जब हमारे जो लीडर जो थे उनके लिए कर रहे थे, लेकिन उनके माइंड के साथ जैसे और भी होते हैं जो हमारे अब कई लोग कईयों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेज भी की, लेकिन कई होते हैं ना कि जो नेगेटिव पॉइंट्स भी देते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि क्या है कि ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर इतनी डिवर्सिटी होने पर ये कितने टाइम तक यूनिटी में अंदर रह सकता है। तो ये रिलीजन को लेकर यूनिटी बनाए रखना और लैंग्वेज को लेकर और इसको हमारी ड्रेसिंग सेंस को लेकर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिवर्सिटी होने की वजह से यूनिटी जो है उसको कायम करना बहुत ही बड़ी मुश्किल थी। जो बहुत हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फेस किया और इसका सोल्यूशन भी उन्होंने निकाला, तभी हमारी जो कंट्री है आज तक यूनिटी पर ही टिकी हुई है। सेकेंड चैलेंज था इनके सामने डेमोक्रेसी। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ऑलरेडी हम 11th क्लास के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर जो है उसको रीड कर चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बताया कि डेमोक्रेसी तभी लाई जा सकती है अगर जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो रन करे। यही कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन करे। और उसके अंदर क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, जो क्या होता है कि राइट टू वोट, यानी कि जो हमारे जो पर्सन है, कॉमन पीपल्स हैं, वो अपना वोट देंगे। तो वोट देने के बाद ही वो जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे और रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चलाएगा, यानी कि उन्हीं की बिहाफ पर गवर्नमेंट चलाएगा। लेकिन जो हमारे किंगडम है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया गया, ठीक है। लेकिन जो राजा थे वो अपनी जो प्राइविलेजेस राइट्स हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते थे ना। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने ही कई राजाओं को मिलाकर इस पूरी कंट्री को यूनाइटेड किया था। ये सबसे ज़्यादा जो इसका मतलब कि अप्रिशिएट जिसके लिए किया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनको इसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने ही पूरी कंट्री को एक नेशन बनाया, यूनिटी उन्होंने ही लाई, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टेब्लिशिंग ए डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन क्या एक सफिशिएंट है सिर्फ एक यही कह देना कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। वो जब सफिशिएंट है जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसमें वो वर्क करे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो हैं उसके अकॉर्डिंग उसका वर्क जो है ना वो किया जाए, ठीक है। फर्स्ट हमारा पॉइंट था यहाँ पर यूनिटी, द शेप ऑफ नेशन की यूनिटी को किस तरीके से लाया जाए। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर रीड किया डेमोक्रेटिक कंट्री। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारे लीडर थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि थर्ड चैलेंज ये था डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम ऑफ सेक्शन, यानी कि जो हम लोगों ने वेलफेयर के वर्क करने थे हमारी पूरी की पूरी सेशन के लिए, यानी कि पूरी एंटायर कंट्री के लिए हम लोगों ने करने थे, ना कि कुछ जैसे कि थोड़े वो सम जैसे कम्युनिटीज़ को देखते हुए या फिर किसी ग्रुप के लिए, इनके लिए नहीं थे, पूरे के पूरी कंट्री को ही हमने डेवलप जो है वो करना था। और किस तरीके से करना था वो इन्होंने देख, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ था कि इंडिया के अंदर जितने भी पर्सन हैं उन सब के लिए सब कुछ इक्वल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या फिर कॉमन पीपल हो, उन सब के लिए इक्वलिटी है। किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। ये टॉपिक था बेटा आज आपका जो हमने कंफर्म क्लियर कर लिया। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ गिव मैसेज। ओके, थैंक यू।